हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं संजीव वर्मा। आज हम लोग देखेंगे AITS 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये एक फुल टेस्ट है, तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग। एक m मास की बॉडी एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं। The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled and released, it oscillates with a time period of 4 seconds. मतलब when the mass m is increased by 6 kg, the time period of oscillation becomes 8 सेकेंड। कह रहे हैं सिंपली स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है, इस ब्लॉक को थोड़ा खींच के छोड़ते हैं, स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगती है और उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड होता है। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। ये होता है। पहले जब सिंपली ये ब्लॉक लटका हुआ है तो टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो 4 इक्वल टू 2, टी की जगह 4 रख दिया, 2π√m/k। एक इक्वेशन बन गई। अब कह रहे हैं इसमें 6 kg का मास ऐड कर दिया गया, मतलब ये जो m है इसमें 6 kg के मास को और बढ़ा दिया, मतलब m में एक और मास अटैच कर दिया जो 6 kg का था। तो अब एक और मास अटैच कर देंगे जो 6 kg का था, मतलब अब सिस्टम ये हो गया, ये स्प्रिंग में m पहले से लगा था और 6 kg का एक और मास अटैच कर दिया। तो अब नया टाइम पीरियड कह रहे हैं 8 सेकेंड हो गया। तो टाइम पीरियड 8 हो गया, फॉर्मूला क्या होगा 2π√m/k। m के जगह अब m+6 हो जाएगा, k तो वही रहेगा, मास अटैच करने से कोई k तो बदल नहीं जाएगा। अब यहां से कह रहे हैं मास बता दो कितना होगा, तो बस आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके तो 4/8 करेंगे, 1/2 आएगा। उधर 2π कैंसिल, k से k कैंसिल हो जाएगा। रूट के अंदर बचेगा m/m+6। स्क्वायर कर दें तो 1/4 इक्वल टू m/m+6। तो इससे 4m इक्वल टू m+6, तो 2m इक्वल 3m इक्वल टू 6, तो m आ जाएगा 2 kg। तो सही आंसर हो जाएगा 2 kg में आंसर निकालना है, तो सही आंसर होगा 2 kg, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट ए डेप्थ ऑफ h इन वाटर। ये वाटर है और इसमें h डेप्थ पे एक पॉइंट सोर्स को रखा गया है, यहां से h गहराई पर, यहां पर एक सोर्स को रखा गया है। पूछ रहे हैं द रेडियस ऑफ सर्किल एट द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट इमिट्स। आपको मालूम है लाइट चारों तरफ कोनिकल एक कोन के फॉर्म में बाहर निकलती है। कोन का बेस सर्कुलर होता है, इसका रेडियस r होता है, और ये जो कोन बनता है इसके अंदर का एंगल क्रिटिकल एंगल होता है। पूछ रहे हैं r की वैल्यू बता दीजिए। तो ये फॉर्मूला सीधे डिराइव किया जा सकता है, लेकिन हमें याद है टेस्ट में हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है r इक्वल टू h/√μ² - 1। r होता है सर्कल का रेडियस, h होती है गहराई और म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो h की जगह h रहेगा और म्यू आपको दिया हुआ है 4/3, वाटर का म्यू 4/3 होता है, तो ये 4/3 का स्क्वायर करेंगे 16/9 - 1। ये 7/9 आएगा, 9 का √3 होगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 3h/√7 ये आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द, ये मोमेंटम में और लैम्डा में ग्राफ बनाना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, तो सीधा फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप का ग्राफ बनेगा, तो यानी ये वाला ग्राफ सही आंसर होगा, ये वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तो डायरेक्ट ही था। अगला क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक थर्मल न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, और वो हम लोग पहले भी नीट में आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन, और इसका सीधा फॉर्मूला होता है h/√3m/kT। थर्मल न्यूट्रॉन्स वो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में पहले न्यूट्रॉन्स बनते हैं, उनको एक मॉडरेटर से पास करके स्लो कराया जाता है, और वो जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है ना। तो सीधा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन h/√3m/kT।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉजिक गेट पहचानना है कौन सा है, तो ये भी एकदम आसान है। देखो इसमें इधर से करंट आई, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। करंट हायर टू लोअर फ्लो करेगी तो बल्ब जलेगा। तो जब करंट यहां से चलेगी और अगर दोनों स्विच ओपन है, मतलब ए भी जीरो है बी भी जीरो है, तो जो रिजल्ट है यानी वाई है, जो बल्ब है वो भी क्या रहेगा, जीरो यानी ऑफ। तो बल्ब ऑफ रहेगा, ए जीरो तो बी जीरो तो वाई जीरो। अगर एक भी ऑन कर दिया आपने, ए को ऑन कर दो या बी को ऑन कर दो, इस स्विच को ऑन कर दो या इस स्विच को ऑन कर दो, एक भी स्विच को आप अगर ऑन कर दोगे तो करंट इधर से होकर इधर से यहां तक पहुंच जाएगी और बल्ब में करंट फ्लो करेगी तो बल्ब स्विच ऑन हो जाएगा। मतलब ए वन है बी जीरो है तब भी बल्ब ऑन होगा, ए जीरो है बी वन है तब भी बल्ब ऑन होगा। यानी ए या बी में से कोई भी एक ऑन है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। और ऐसा किस गेट में होता है, और में। तो ये सिंपली और गेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और गेट, है ना। An electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carrier density be n. चार्ज कैरियर डेंसिटी n है एंड एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बी v। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सिंपल बात है, वो सेमीकंडक्टर हो या कोई भी कंडक्टर हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी यानी n इंक्रीज करेगा। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ई बाई एम इंटू टाउ। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ने से टक्करें कोलिजन्स ज्यादा होंगे, तो हर दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ी जाएगी लेकिन वी घट जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किस पर डिपेंड करती है। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हम लोगों ने सीधे पढ़ा था सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, 2 लैम्डा बाई डी। तो ये लैम्डा पे और डी पे डिपेंड करती है। डी क्या होता है, जो डिफ्रैक्शन में हम लोग स्लिट यूज करते हैं उसकी चौड़ाई उसकी मोटाई, वो डी होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ स्लिट पे डिपेंड करता है। तो बी एंड सी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए पर्सन ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x डिस्टेंस तक इसकी स्पीड v1 थी, एंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस 2x, और 2x के लिए स्पीड v2 थी। एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये पढ़ा हम लोगों ने। यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x हो गया, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये हम लोग जानते हैं, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, वेलोसिटी v1 है। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट 2x हुआ है, वेलोसिटी v2। x कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। और ये इस फॉर्म में आंसर ही नहीं लिखा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हमने गलती करी वैसे आप लोगों को नहीं करना, बिना ऑप्शन देखे आंसर सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो v एवरेज ये आ जाएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर, तो 3 इधर ले आओ, तो v एवरेज बाई 3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 2 बाई v2। उल्टा कर दो दोनों साइड, तो 3 बाई v एवरेज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 2 बाई v2, और उसके हिसाब से सही आंसर होगा सेकंड वाला, है ना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए ऑप्शन देखकर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर एडजस्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। तो रिवर जो है वो ईस्ट में फ्लो कर रही है इस तरफ, और इसकी स्पीड दी हुई है 5, तो वी आर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड।
इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो ये साउथ वाला बैंक हो गया, ये नॉर्थ वाला बैंक है। स्विमर यहां खड़ा हुआ है साउथ बैंक पर, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और ये शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करना चाहता है। शॉर्टेस्ट पाथ आप जानते हो यही वाला होता है, मतलब इस पाथ से क्रॉस करना चाहता है। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ से किस डायरेक्शन में इसको तैरना शुरू करना, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। समझ में आ रही बात? ये साउथ पे खड़ा है, नॉर्थ इधर होगा, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। इससे रिवर आगे बह रही तो इसको पीछे की तरफ तैरना शुरू करना होगा, ये पता है आप सबको। अगर इधर बहेगा तो सीधे नदी आगे बहा ले जाएगी तो आगे पहुंचेगा, तो इसको थोड़ा पीछे की तरफ फ्लो करना शुरू करना होगा। आपसे क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछा गया है, नॉर्थ से कितने एंगल पे, तो ये वाला एंगल पूछा गया। हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है वो ये किनारे से इसका एंगल सॉल्व किया था, और अगर आपको याद हो तो किनारे से एंगल आया था cos थीटा इक्वल टू VR बाई VS, ये एंगल आया था किनारे से, cos थीटा VR बाई VS। और इस हिसाब से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, VR दिया है 5 और VS दिया है 10, तो ये 1/2। थीटा सॉल्व हो गया 60 डिग्री, लेकिन आपसे थीटा नहीं पूछा गया, आपसे अल्फा पूछा गया। ये 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री हो जाए, तो आंसर होगा 30 डिग्री, और किस तरफ? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता था अगर इसमें थोड़ी मैथ्स यूज करते, थोड़ा डाटा बदल देते। जैसे यहाँ cos थीटा के वैल्यू 5/10 किया, सीधे 1/2 आ गई, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी 5 दी है और स्विमर की वेलोसिटी 10 दी है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसे कह देते रिवर की वेलोसिटी 5 है, स्विमर की वेलोसिटी 7 है, तो ये cos थीटा 5/7 आता। ऐसा कोई वैल्यू टेबल में नहीं होता, तो थीटा डायरेक्ट निकलता ना, इनवर्स में आता, और फिर आपसे कहते हैं अल्फा बताओ, तो मैथ्स यूज होती है। ऐसा क्वेश्चन आपको हम क्लास में करा चुके हैं, रिवाइज करिए उसको, ये बाई चांस आसान है, अच्छा सवाल बन सकता है, तो प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ। ये एक रॉड है और इसको सपोर्ट करने के लिए दो सपोर्ट लगाए गए हैं। नाइफ सपोर्ट को नाइफ बोला गया। एक ऐसे करके, मान लो यहाँ लिखा तो है नहीं कहाँ लगे हैं, तो कहीं भी बना लेंगे। एक ऐसे करके यहाँ लगा हुआ, इस तरह लगाए गए हैं 2 सपोर्ट्स। अब ये जो 2 सपोर्ट्स हैं, इस तरह से ये जो सपोर्ट्स लगाए गए हैं, अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं आपसे, द नाइव्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम ईच अदर, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस D है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस D है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम B, B या कोई भी किसी को B मान लो, तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास जो रॉड का है वो यहां से B डिस्टेंस पर है। इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, किसी एक को A किसी एक को B। तो पूछ रहे हैं द नॉर्मल रिएक्शन एट ए, मतलब जहां से डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है x, वो B से दिया है, तो दूसरे वाले के लिए नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं। तो यहां पर आपसे कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए। अब सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ 2 काम करते हैं, एक फोर्स बैलेंस, एक टॉर्क बैलेंस। फोर्स बैलेंस कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां भी कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन डैश, तो जब फोर्स बैलेंस कराओगे एन डैश का इस्तेमाल होगा उसमें। और एन डैश बिना मतलब यूज, जब उसका पूछा नहीं गया, कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको बिना मतलब इक्वेशन में क्यों लाएं, तो सीधा सीधा टॉर्क बैलेंस कराएंगे। इक्विलिब्रियम में रखी हुई रॉड पर नेट टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट 0 होगा, चाहे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करा दो। लेकिन अगर आपने गलत पॉइंट चुन लिया टॉर्क बैलेंस कराने के लिए, तो मेहनत बढ़ जाएगी, या तो सॉल्व नहीं कर पाओगे या फिर मेहनत बढ़ जाएगी। तो सही क्या है कि देखो n हमें पता है, वेट इसका यहां सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगेगा, वेट आपको W दिया है रॉड का, तो हमें n पता है, W पता है, और n और W के फॉर्म में ही आंसर आना है, D के फॉर्म में, D और X के फॉर्म में। n डैश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम n डैश को ही एक्सेस मान के टॉर्क बैलेंस करा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट B, और नेट टॉर्क अबाउट B 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि B के अबाउट रॉड, हर एक्सेस के अबाउट रॉड इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो सारे टॉर्क बैलेंस होंगे, नेट टॉर्क 0 हो, तो B के अबाउट टॉर्क लिखो। अब ये n डैश खुद B से गुजरता है, तो n डैश का टॉर्क अपना कितना हो जाएगा, 0, बचे W और n, तो n का टॉर्क और W का टॉर्क लिखेंगे। n का टॉर्क जो इसके अबाउट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा,
और W का टॉर्क B के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क को आप प्लस लिखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस लिखोगे, या क्लॉकवाइज को माइनस लिखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिखोगे। तो लिखते हैं n का टॉर्क होगा n इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हो जाएगी, तो n इंटू डी। ये क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ, इसको हमने प्लस लिखा है, तो W का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको माइनस लिखेंगे W, और इसकी डिस्टेंस यहां से x दी हुई है ये वाली, तो W इंटू एक्स, और कोई टॉर्क है नहीं, इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करना है n, तो n सॉल्व होकर सीधे आ गया WX/d, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किया है, n इंटू डी इक्वल टू W, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, n आ जाएगा सॉल्व होकर सीधे। हमें सॉल्व क्या करना है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो ए का नॉर्मल रिएक्शन का सॉल्व करना है, तो ए के लिए लिखेंगे n इंटू डी टॉर्क हो जाएगा, और W इंटू एक्स इसका टॉर्क हो जाएगा। तो अब जो n आ जाएगा वो सॉल्व होकर आएगा WX/d, और WX/d वाले ऑप्शन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए रिंग एंड ए हॉलो स्फेयर ऑफ सेम रेडियस, क्वेश्चन बता देते हैं आपको। एक रिंग है, एक हॉलो स्फेयर है, रिंग है एक और एक हॉलो स्फेयर, एक रिंग और एक हॉलो स्फेयर। ये हॉलो स्फेयर है, ये रिंग है, दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करके रोल करके नीचे आ रहे हैं। पूछ रहे हैं पहले कौन पहुंचेगा, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, पहले कौन पहुंचेगा, किसको नीचे आने में कम टाइम लगेगा। तो ये कह रहे हैं जब रोल करके इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी नीचे आती है तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा अपॉन n+1। अब ये g sin थीटा अपॉन n+1 करेंगे तो इसके हिसाब से n क्या होता था, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में पहले लिखा होता है, जैसे mr² में 1 mr² है तो 1, 2/3 mr² तो n का वैल्यू 2/3, 2/5 mr² तो n का वैल्यू 2/5। इस तरह से mr² से पहले जो लिखा होता वो n, उसको हम कहते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे जिसका n ज्यादा होगा उसका a कम होगा, और जिसका a कम होगा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। भाई उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन कम है तो धीरे धीरे नीचे आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जिसका n ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, जिसका n कम उसका a ज्यादा, और a ज्यादा तो टाइम कम। अब हमसे कह रहे हैं कौन कौन पहले पहुंचेगा, तो जिसका n कम होगा। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², यानी इसका n 1 हो जाएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो स्फेयर है इसका होता है 2/3 mr², हॉलो स्फेयर है, इसका n 2/3 हो जाएगा। तो हॉलो स्फेयर का n कम है, रिंग का 1 है, इसका 2/3 यानी 0.6। तो हॉलो स्फेयर में n की वैल्यू कम है तो हॉलो स्फेयर को टाइम कम लगेगा। तो कह रहे हैं कौन पहले नीचे आएगा, तो पहले नीचे आएगा हॉलो स्फेयर, है ना। अच्छा, ये रोलिंग का कुछ बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति है कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। तो जनरली तो ये बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है पेपर में, बहुत सालों का मतलब पिछले 2-3 साल से, तो ये पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं कि सिलेबस में है, लेकिन पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी v है। तो पूछ रहे हैं द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड सेम डेंसिटी। कह रहे हैं एक दूसरा प्लैनेट है, अर्थ के सरफेस से स्पीड v है, एक दूसरा प्लैनेट है जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस के 4 गुना है, लेकिन जिसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के सेम है। तो कह रहे हैं उस प्लैनेट से एस्केप स्पीड क्या होगी। यानी यहां बात रेडियस और डेंसिटी की हो रही, मास यूज नहीं हो रहा है। तो हम लोग पहले फॉर्मूले को रेडियस और डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, √2gme/re। अब इसमें हमें मास नहीं चाहिए तो मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख देंगे। तो मास के जगह लिख दिया 4/3 πre³ इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई आर। अब इसके अंदर देखो, एक आरी से आरी कैंसिल हो जाएगा, एक आरी से एक आरी कैंसिल होगा, तो यानी एस्केप वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूले में 2g आएगा। ध्यान से समझ लो इसको, 2g कांस्टेंट
4/3 पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, आर ई से आर ई कैंसिल हुआ, आर ई स्क्वायर बचेगा, आर ई स्क्वायर का रूट ले लोगे तो v प्रोपोर्शनल टू आर ई हो जाएगा, यानी स्केप स्पीड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और जब स्केप स्पीड रेडियस के प्रोपोर्शनल होगी तो हम कहेंगे, इसमें कह रहे हैं रेडियस 4 गुना कर दिया गया, अर्थ के रेडियस का 4 गुना रेडियस है नए प्लेनेट पे, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी 4 गुना, और 4 गुना स्पीड होगी तो 4v हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा 4v। अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहां कोई रेडियस, कोई एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है कि वहां टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यहां सिंपली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बात की गई। इसका मतलब यहां टोटल एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी दी है 3.555, रेस्ट एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इंटू सी स्क्वायर और प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3.555 माइनस mc स्क्वायर। और वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी होती है, अगर नहीं याद है तो निकाल लो। कैसे? इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है 9 × 10⁻³ kg, सी पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वैल्यू रखो आ जाएगी, जूल में आएगी, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। वैसे अगर याद है तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 0.51 होती है, और घटाओगे ये 3.555 में से 0.51 तो कितना आ जाएगा? 3.545 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घटा के देख, सॉरी 045 आएगा, घटा के देख लो। घटाएंगे 3.555 और 0.510, 5 गया 4, 0 3, 3.045 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। A particle of mass 5m at rest suddenly breaks off its own into 3 fragments. 2 fragments of mass 2m each move along mutually perpendicular direction with speed v each. The energy released during the process. क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक 5m मास का पार्टिकल था, बॉम्ब था कुछ मान लो, ये 3 टुकड़ों में टूट गया, 2 टुकड़े बने 2m के, और ये सेम स्पीड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए। तीसरे का कुछ बताया नहीं गया, किधर गया, किस स्पीड से गया। पूछना है बताओ एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो एनर्जी देखो, शुरू में तो कोई एनर्जी थी नहीं, 0, ये रेस्ट में था, ये एट रेस्ट था, तो शुरू में तो एनर्जी 0 थी। तो बाद में तीनों चल रहे हैं, तो तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी एनर्जी रिलीज्ड का मतलब यहां सिंपली तीनों की काइनेटिक एनर्जी निकालनी। एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तीनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, उसी को हम बोलेंगे एनर्जी रिलीज्ड। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इसका मोमेंटम अगर P1 कह लें, इसका P2 कह लें और इसका P3 कह लें, तो क्लास में बताया है कई बार ये चीजें, कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक, कि इस तरह के सवालों में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, लेकिन वो सब करके टाइम खर्चा होगा। और हमने डायरेक्ट ट्रिक बताई है कि अगर एक रेस्ट में रखा हुआ पार्टिकल 3 में टूटा है, 3 में एक्सप्लोड करके 3 फ्रैगमेंट्स बनते हैं, जिसमें से 2 आपस में परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, जैसे ये दोनों, ये गलत दिखा दिया मैंने, हाँ 2 आपस में परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और तीसरा किस तरफ जाएगा, किधर जाएगा, ये निकालना है। तो सीधा याद कर लो, तीसरे का मोमेंटम होता है √P1² प्लस P2²। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शुरू में बॉम्ब रेस्ट में हो, बाकी 2 पार्टिकल आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जाएं, तो तीसरे के लिए ये कर सकते हैं। इससे कुछ डिफरेंट दिया है, बॉम्ब शुरू में रेस्ट में नहीं है या ये परपेंडिकुलर नहीं जा रहे हैं, तो कोई चिंता ही नहीं, सीधे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। आईजे फॉर्म में लगाओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, और ऐसे लगाओगे तो एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन, उससे आपको स्पीड सॉल्व हो जाएंगे। तो सब करा चुके हैं क्लास में, आपको फिलहाल ये इस तरह का केस। अच्छा, ये खास क्या है इसमें, किसी भी किताब में, किसी भी एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का डाटा होता है, आईआईटी को छोड़कर।
तो ये इसी तरह का डाटा होगा तो ये फॉर्मूला फिट हो जाता है, ना फिट हो तो क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। खैर यहां से P3 निकालना है तीसरे का मोमेंटम, तो पहले का मोमेंटम है 2mv, तो 2mv यानी P ही P मान लेते हैं इसको, दोनों का P ही होगा, चूंकि वैल्यू बराबर है तो P और P मान लेते हैं, तो P और P, तो पहले का मोमेंटम है P, दूसरे का मोमेंटम भी है P, तो P3 आ जाएगा P√2, ये आ गया P3 इक्वल टू √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और P की वैल्यू क्या होगी, P रख लो, P क्या है, इनका P माना है 2mv, तो P हो जाएगा 2mv√2, इसको P माना है, और P क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी 2mv, ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो इन तीनों की होगी वही एनर्जी तो रिलीज हुई है, क्योंकि पहले कोई एनर्जी थी ही नहीं बॉम्ब के पास, तो बॉम्ब के अंदर जो भी अंदर मटेरियल भरा हुआ है, जो भी अंदर भरा हुआ, उसी में कुछ रिएक्शन होकर जो भी हुआ वो हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो उसी से जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई, तो एनर्जी रिलीज्ड जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, तो P1² / 2m1 प्लस P2² / 2m2 प्लस P3² / 2m3, ये हो जाएगी एनर्जी रिलीज। P1 जो है वो P है, तो P²/2 और मास 2m है, तो ये 4m हो जाएगा, ये भी P²/4m आएगा, और P3 P√2 है, तो ये 2p² आ जाएगा, 2p², और मास इसका m है, वो 2m है, ये मास m हो, सॉल्व कर लो, तो P²/4m, P²/4m, तो ये P²/2m आएगा, और P²/2m प्लस 2p²/2m, तो ये 3p²/2m आ जाएगा, ये आ गया। P की वैल्यू रख लेंगे, P कितना था, P कितना था, P था 2mv, P की वैल्यू क्या थी 2mv, हमने किसी एक के मोमेंटम को P माना था, और P कितना था 2mv, तो P की जगह 2mv रखेंगे, तो ये 3/2m, और 2mv का स्क्वायर करेंगे तो 4m²v², एक m कैंसिल होगा, तो ये आएगा 6mv², तो आंसर आ जाएगा 6mv², यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ के करना है, गलती ना हो। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड, पार्टिकल एक सर्किल में मूव करता है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है कांस्टेंट स्पीड से, एक्सेलरेशन बता दो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, जब स्पीड कांस्टेंट है, सर्किल में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब स्पीड वेरी करेगी, उन्होंने साफ साफ बोला स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं, केवल नॉर्मल होगा, नॉर्मल v²/r होता है, लेकिन v निकालना पड़ेगा, तो कह रहे हैं टाइम पीरियड पाई सेकेंड दिया है, तो v होता है 2πr/t, एक चक्कर लगाने का टाइम t, तो 2πr 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको 0.1 मान लेते हैं मीटर में, और टाइम दिया है पाई सेकेंड, पाई से पाई कैंसिल हुआ, v आ गया 0.2। अब एक्सेलरेशन होगा 0.2 का स्क्वायर, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा 0.2 का स्क्वायर, और रेडियस दी है 0.1, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, तो ये आएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.1, पॉइंट कट गया, आंसर आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर होगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये एक पाथ दिखाया गया है, और इसमें कह रहे हैं डायमीटर d है, हाइट h बतानी, कह रहे यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, u इक्वल टू 0 से छोड़ा गया, कह रहे हैं ये एक सर्कुलर, इसके रास्ते के लास्ट में एक सर्कुलर पाथ बना हुआ, और ये पार्टिकल यहां से जाकर पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेता है, इट गोज थ्रू द कंप्लीट सर्किल, पूरे सर्किल में ये चक्कर लगा लेता है। तो पूछ रहा है बताओ कितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था। तो यहां दो कॉन्सेप्ट हैं, एक वर्क एनर्जी पावर, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक वर्क पावर एनर्जी और प्लस सर्कुलर मोशन, इन दोनों को कंबाइन करके सवाल बनाया गया। इसका आंसर भी बहुत सिंपल, हमने बताया भी है क्लास में याद करने को।
डिराइव कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन अगर किसी स्फीयर के इनर सरफेस पे सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये अपना सर्किल तभी कंप्लीट कर पाएगी जब बॉटम की स्पीड कम से कम √5 GR या इससे ज्यादा हो। बॉटम पोजीशन पे जो स्पीड है वो √5 GR या उससे ज्यादा हो, कम से कम इतनी स्पीड हो, तो ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएगा। तो यानी अगर इस बॉडी ने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया है तो यहां पर जो स्पीड रही होगी इसकी, जब ये पहुंचा होगा, यहां पर इसकी स्पीड रही होगी √5 GR, मिनिमम कम से कम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूछा है जस्ट कंप्लीट्स द सर्किल। जस्ट कंप्लीट का मतलब है बस कंप्लीट कर ही पाया, थोड़ा सा झंझट होता, थोड़ा सा गड़बड़ी होती तो कंप्लीट ना होता। इसका मतलब जस्ट कंप्लीट करने का मतलब है यहां पर स्पीड मिनिमम रही होगी √5 GR। अब यहां स्पीड √5 GR है, यहां 0 है और ये वर्टिकल हाइट h, तो आप सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, v² = u² + 2gh। हमने कहा था ये इक्वेशन केवल स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए नहीं है, दुनिया का कोई पाथ हो, उसमें कैसी भी कंडीशन हो, कितने भी फोर्स लग रहे हो, बस शर्त एक है, mg के अलावा अगर और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल, पैराबोलिक, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, कोई पाथ हो। और साथ में h क्या होता है, इनिशियल से फाइनल तक की वर्टिकल हाइट। तो v² हो गया 5 GR, v फाइनल स्पीड √5 GR, स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, u 0 था, h हमें चाहिए, तो 5 GR = 2gh। अच्छा वैल्यू रख लेते हैं, r हो जाएगा डायमीटर डी दिया है, इस सर्किल का डायमीटर d दिया है, तो r हो जाएगा d/2 और ये 2gh आ गया, g से g कैंसिल हो गया, तो h सॉल्व होकर आ जाएगा 5d/4। 5d/4 यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर होगा 5d/4, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस रिएक्टेंस 3 ओम, तो ये एक्सेल हो गया, एंड रेजिस्टेंस 6 ओम, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 11 ओम, ये XC हो गया। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, ये VRMS हो गया। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, तो सिंपल है, पावर फैक्टर cos फाई होता है और ये होता है R/Z। R दिया है आपको 6 ओम, Z होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, तो ये 11 - 3 का होल स्क्वायर, ये 6/√6² + 8², ये 10 आ जाएगा, तो 6/10 यानी आंसर आएगा 0.6, तो cos फाई सीधा सीधा आएगा 0.6, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the value of inductance L for which the current is maximum in a series LCR circuit? अब देख लो, करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब वो सीधे रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होती है, इंपीडेंस मिनिमम होता है, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं L बता दो कितना होगा, तो हमें मालूम है रेजोनेंस कंडीशन में XL = XC होता है, XL ω/L होगा और XC होगा 1/ωc, यानी ω² = 1/LC, ये फॉर्मूला है, या सीधे सीधे C निकाल के लिख लेते हैं। C कितना आ जाएगा, यहां से C आ जाएगा ω² × LC = 1, तो C आ जाएगा 1/ω²L, ये आ जाएगा, वैल्यू रख लो। ओमेगा आपको दिया हुआ है कितना, 1000 रेडियन पर सेकंड, तो 10⁻³ दिया है, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। एल आपको दिया हुआ है, एल बताना है, उल्टा लिख दिया हमने, एल बताना है और सी दिया है, तो एल हो जाएगा यहां से 1/ω²c, ओमेगा 10⁻³ है तो 10⁻6 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो
और C 100 माइक्रोफैरेड दिया है, तो C होगा 100 इंटू 10⁻⁻6। ये +6 -6 कैंसिल हुआ, ये आया 10⁻⁻2 हेनरी। आंसर मिली हेनरी में आ रहा है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली हेनरी, यानी 10 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 मिली हेनरी, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको ध्यान से करने हैं, कोई बस फॉर्मूले गलत ना हो। ये एक यू ट्यूब का क्वेश्चन है, यू शेप का ट्यूब, और हमने आपको बताया था जैसे यू ट्यूब देखें किरचॉफ्स लॉ याद आना चाहिए। जैसे किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाते थे, वैसे थर्मोडायनामिक्स में थर्मल कंडक्शन में लगाते थे, वैसे ही किरचॉफ्स लॉ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैनोमीटर है ये, मैनोमीटर बना हुआ, मैनोमीटर का कोई भी इक्वेशन आए समझ जाओ किरचॉफ लॉ लगाना है, कुछ भी करना हो किरचॉफ लॉ से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो, करना किरचॉफ लॉ। पढ़ लेते हैं। यूट्यूब दिखाया गया है, वाटर एंड ऑयल आर लेफ्ट इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। एक साइड वाटर भरा हुआ है, एक साइड ऑयल भरा हुआ है। हाइट्स फ्रॉम द बॉटम फॉर वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15, ये 15 और 20 गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर पता है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल बताना है। सीधे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब किरचॉफ्स लॉ लगाना है। यहां ए से चल के बी तक जाएंगे, ए से चल के बी तक। ए पे भी प्रेशर कितना है, पी नॉट। ए पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, और बी पर भी प्रेशर कितना है, पी नॉट। ए से बी तक चल के जाओ। बताया था जी के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस एच रो जी, और जी के उल्टा जाएंगे तो माइनस एच रो जी। हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कंटेनर में एक्सेलरेशन ना हो। अगर ये चल रहा होता किसी एक्सेलरेशन से तो ये और अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। अगर ये किसी एक्सेलरेशन से आगे या पीछे चल रहा होता तो एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता। खैर नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ए से स्टार्ट करें, पी नॉट, नीचे गए 15 सेंटीमीटर, तो नीचे गए तो प्लस 15 सेंटीमीटर है तो 15/100 इंटू रो इंटू जी। रो होगा 10⁻³ और जी होगा, जी को जी लिख देते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल यहां से यहां गए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे। फिर यहां से यहां ऊपर गए जी के उल्टा तो माइनस एच रो जी। एच रो जी में एच चले 20 सेंटीमीटर तो 20/100 इंटू रो हमें निकालना है इंटू जी। पहुंच गए ऊपर इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, यानी रिलेशन आ गया, रिलेशन मिल गया हमें 15/100 इंटू 10⁻³ इंटू जी इक्वल टू 20/100 इंटू रो इंटू जी। जी से जी कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 15 इंटू 10⁻³ यानी 15,000 इक्वल टू आ गया 20 रो। 0 से 0 कट गया, रो आ जाएगा 1500/2 यानी 750 kg पर मीटर क्यूब। तो सही आंसर होगा 750 kg पर मीटर क्यूब, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, इसको और भी तरीकों से डायरेक्ट बताया जा सकता था क्या आंसर आएगा, लेकिन हमने जो तरीका ये वाला आपको बताते हैं क्लास में, कोई सवाल हो, एक लिक्विड हो, 2 हो, 10 हो, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में भी हो, वर्टिकल में भी हो, लिफ्ट में रखा हो, कार में रखा हो, कहीं रखा हो और ये क्वेश्चन बने, तो आपको बस यही किरचॉफ लॉ लगाना होगा, टॉप टू टॉप। What is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface? अर्थ के सरफेस पे जितनी वैल्यू है उसके 1/n टाइम्स वैल्यू हो जाए, कह रहे हैं उसके लिए डेप्थ कितनी चाहिए, h निकालना। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। g डबल डैश आपको दिया है g/n। अब यहां से h सॉल्व करना, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। g से g कटेगा तो h/re आएगा 1 - 1/n, तो h आ जाएगा re इंटू n - 1/n। तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An electron is moving in a circular path under the influence of a magnetic field. This is the value of E/m। फॉर्मूला लगाना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। टाइम पीरियड जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है
अच्छा, जब हम क्वेश्चन आप सोल्यूशन देखा करें तो जो लोग टेस्ट दे चुके हैं उनको तो क्वेश्चन पता ही होता क्या है, दिया है टेस्ट जल्दी से, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, बिना टेस्ट दिए सोल्यूशन देख रहे हैं, वो लोग पहले क्वेश्चन पेपर देख लिया करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसमें हम एक एक सवाल को डिटेल में पढ़ के और पूरा सवाल का सोल्यूशन और सवाल का मतलब बताएंगे तो 2.5-3 घंटे का वीडियो बनेगा। अब एग्जाम टाइम पर 2.5-3 घंटे आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए अगर आपने टेस्ट दिया है, देने के बाद सोल्यूशन देख रहे हो, तो आपको पता ही होगा सोल्यूशन में कितना, क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा थोड़ा हम आइडिया दे देते हैं, बाकी पता होगा। और अगर आप पहली बार सोल्यूशन, डायरेक्ट सोल्यूशन ही देख रहे हो, तो पहले क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद वीडियो देखो, है ना। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो ये सीधे सीधे एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बता दो, तो टाइम पीरियड ये होता है, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होगी 1 बाई टाइम पीरियड, और वो होगा QB बाई 2πm। बस कैलकुलेशन करना है। Q बाई एम की वैल्यू डायरेक्ट आपको दी हुई है 1.76 इंटू 10⁻11। बी आपको दिया है 3.57 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2π। तो 2 और पाई होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाए, ये एफ आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन वैसे कर सकते हो लेकिन करके बता दे रहे हैं। 7 से लगभग इसको काटेंगे, लगभग 3 गुना चला जाएगा, ये 3 गुना हो गया। ये 3 इंटू 2 6, अच्छा इसको काटेंगे 7 को तो ये लगभग 1.2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो लगभग 0.9 आ जाएगा। 1.2 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1 आ जाएगा, तो ऊपर तो 1 आ गया। 10⁻11 माइनस 2 9 आ जाएगा, तो 10⁻9 इतने टेस्ला आंसर आ जाएगा, सॉरी इतने हर्ट्ज, ये आंसर आ जाएगा। अब ये गीगा हर्ट्ज कहलाएगा, तो ये 1 गीगा हर्ट्ज। मेगा क्या होता है 10⁶, गीगा क्या होता है 10⁹। तो आंसर हो जाएगा 1 गीगा हर्ट्ज, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 20%, स्ट्रेचिंग का केस है, 20% स्ट्रेच किया गया है। बताया था आपको, इसकी ट्रिक बताई थी कि जब वायर को स्ट्रेच किया जाए और 10 के मल्टीपल में डाटा दिया हो, 10 20 30 40 50, तो क्या बताया था 20% इसको स्ट्रेच किया है तो इसका दुगना कर दो 40, और प्लस जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ दो। तो यानी रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज होगा, ये रेजिस्टेंस का इंक्रीज आ गया, रेजिस्टेंस का। अगर वायर को 20% स्ट्रेच किया गया है तो रेजिस्टेंस 44% बढ़ जाएगा। 44% बढ़ने का मतलब है पहले रेजिस्टेंस जितना था अब उसमें 44% बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं बताओ नया रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को बोलते हैं। वायर को स्ट्रेच करने पे रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल चेंज करोगे, कॉपर से एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम से सिल्वर ले लिया, सिल्वर से गोल्ड ले लिया, तो रो चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज करोगे तो रो चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, और वो टेम्परेचर या मटेरियल चेंज करने पर ही चेंज होगी, है ना। तो रो तो स्ट्रेच करने पे चेंज नहीं होगा, तो रो सेम रहेगा। इसमें पहले उन्होंने पूछा रेजिस्टेंस और फिर पूछा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम इसमें दिया है, लेकिन इसमें दोनों सेम दिए हैं तो ये हो नहीं सकता। बाकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम केवल फोर्थ ऑप्शन में दिया, तो आंसर तो ऐसे ही पता हो जाएगा, फोर्थ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सीखना है, सॉल्व करना है, तो हमने बताया रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया 44%। 44% का मतलब जितना था उसके 0.44 टाइम्स बढ़ गया। 44% को 100 से डिवाइड कर दो तो कितने गुना बढ़ा वो आ जाएगा। तो 0.44 टाइम्स बढ़ गया। अब इतना बढ़ गया तो हो कितना गया 1.44 टाइम्स। भाई 1 तो पहले से था, 0.44 बढ़ गया तो 1.44 टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैचिंग वाले क्वेश्चन में तो कुछ होता नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूल का काम कौन करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूल यानी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो करते हैं। तो ट्रांसफर हीट स्लोज डाउन मटेरियल दैट कैन बी फिशन्ड बाय न्यूट्रॉन्स। तो ए का 3 मैच करेगा।
ए का 3 केवल सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सर्किट दिया हुआ है, यहां एक बैटरी लगी है, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम ऐसे हैं। कह रहे 3 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम। 4 ओम में 3 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो होती है इसमें। तो पूछ रहे हैं 5 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं हम लोग। हमें पता है कि ये तीनों ब्रांचेज आपस में पैरेलल में हैं, क्योंकि सबके नाम सेम है। अगर इसका नाम ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। इसका नाम बी है तो इसका भी बी, इसका भी बी। तो नाम सबके सेम है। नाम सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सबके क्या होंगे, सेम। वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। और ऐसी ब्रांचेस पैरेलल में होती हैं। अब ये पैरेलल में है अगर, तो इनमें सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर वाले फॉर्मूले से 12 वोल्ट हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी बीच वाली ब्रांच में, जो बीच वाली ब्रांच है उसमें आई आर वाले फॉर्मूले से 12 वोल्ट आ जाएगी। वी इक्वल टू आई आर। आई है 3 एम्पियर, आर है 4 ओम, तो 12 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें 12 है तो फिर सब में 12 होना चाहिए। अब इसमें अगर 12 वोल्ट, ऊपर वाले में अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना है, 12 वोल्ट का, तो करंट कितनी होनी चाहिए आई आर वाले फॉर्मूले से। आर 2 है तो करंट होनी चाहिए 6 एम्पियर। तो इसमें करंट 6 एम्पियर आ गई। इसमें टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम लगा हुआ है, 6 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि पैरेलल में है तीनों ब्रांचेस, तो 12 वोल्ट होना चाहिए। तो इसमें भी 12 वोल्ट होगा। 12 वोल्ट में 6 ओम रेजिस्टेंस लगा है, इसका मतलब 2 एम्पियर करंट जाएगी। तो इस पूरे में 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। तो अगर टोटल करंट पूछते तो 6 3 9 2 11 एम्पियर करंट फ्लो होती। वो हमसे वो पूछ नहीं रहे, हमसे पूछ रहे हैं 5 ओम रेजिस्टेंस में पावर कितनी होगी। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर करंट जा रही है। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, आई है 2 एम्पियर तो 2 का स्क्वायर, और आर है 5, तो ये 20 वॉट की पावर कंज्यूम होगी इसमें, 20 वॉट। तो सही आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 20 वॉट, है ना। 3 capacitors each of capacity 6 microfarad are to be connected in such a way that effective capacitance of 9 microfarad is obtained. Is of 9 microfarad. Effective capacitance 9 microfarad का है। तो C इक्विवेलेंट 9 दिया, तो पूछा इनको कैसे कनेक्ट किया जाए। ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन पढ़ के कर लिया करो। तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो 6/3 आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, जबकि आना 9 है, तो ये नहीं हो सकता। ऑल ऑफ देम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो ये 18 ओम आ जाएगा, 18 माइक्रोफैरड, ये भी नहीं हो सकता। 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, 2 सीरीज में और 1 इनके साथ पैरेलल में, ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये 6 और 6 और ये 6, 6 6 3 हो जाएगा पैरेलल सीरीज में, और उसके साथ 6 जुड़ेगा तो 9 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये जो हमने बताया 6 6 3 और 9, ये सब समझ में आ रहा होगा ना। ये सीरीज में है। कैपेसिटेंस सीरीज में वैसे जुड़ते हैं जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर 6 और 6 पैरेलल में होते तो क्या आता, 3। वही जब कैपेसिटर 6 और 6 सीरीज में होंगे वही तब आएगा। फिर ये 3 और 6 रेजिस्टेंस अगर जैसे कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस वैसे सीरीज में जुड़ते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर 3 और 6 सीरीज में लगे होते तो 9 आता। तो यहाँ 3 और 6 पैरेलल में लगे हैं कैपेसिटर, तो भी 9 आ जाएगा, और 9 ही लाना था। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड, 2 in series 1 in parallel. Molecules of a given mass of a gas have RMS velocity of 200 meter per second at 120 degree Celsius temperature and इतने pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively this and this, temperature और pressure को change कर दिया गया दोनों को। पूछ रहे हैं RMS velocity पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बात में हम ये समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले कुछ आरएमएस वेलोसिटी थी, बाद में कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर प्रेशर दोनों को चेंज कर दिया, तो आरएमएस वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको याद है, ये होता है। इसमें प्रेशर कहीं आता ही नहीं, यानी आरएमएस वेलोसिटी नॉर्मल कंडीशंस में विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन नॉर्मली
प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। आरएमएस स्पीड केवल डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये स्क्वायर रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं, तो जो प्रेशर दिया है वो यूजलेस है, टेम्परेचर के हिसाब से आंसर निकाल लो। तो V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। V1 आपको दिया है 200 मीटर पर सेकेंड, शुरू में वेलोसिटी 200 थी, बाद में निकालनी है। T1 आपको शुरू का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस दिया था, 127 को 273 जोड़ोगे 300 आ जाएगा, और बाद का टेम्परेचर 200 327 जोड़ोगे तो ये 273 300 600, ये 600 आ जाएगा। 0 0 कटा, यानी 200 बाई V2, ये 1/2 का रूट यानी 1/√2 आ जाएगा। तो V2 सॉल्व होकर आ गया 200√2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो। तो 200√2 तो कोई दिया नहीं है, इसका मतलब इसको क्या करना है, सिंपली इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, ये पहले 127 था तो 273 400 आएगा, ये गड़बड़ हुआ है। ये 300 ना आकर पहले वाला टेम्परेचर 400 होगा, तो ये 400 बाई 600 करेंगे, 400 बाई 600, तो ये आएगा 200 बाई V2 इक्वल टू √2/3। √4 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2/√3। तो V2 आएगा 200√3/2। अच्छा, 200√3/2 ऑप्शन कहीं दिया नहीं है ना, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें √6 है ऊपर, तो इसको ऊपर नीचे हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से, तो ऊपर √3 √2 √6 आ जाएगा, और नीचे आ गया, ये √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ गया ये 100, √3/2 था। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स फिर से हो रही है हमें लगता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 200 दिया था पहले वेलोसिटी, ठीक है, और टेम्परेचर 127 में 273 जोड़ेंगे तो 273 27 300, ये 400 आ जाएगा। बाद में 327 है तो ये 600 आ जाएगा, ये सही है। ये 2/3 रूट के अंदर बचेगा, है ना। अच्छा, गड़बड़ हो रहा था इसीलिए, ये 2/√3 ना बच के, ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, ये बचेगा 0 0 कटा, रूट के अंदर 2/3, ये बचेगा रूट के अंदर 2/3। अब V2 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200√3/√2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं। नीचे 2 आ जाएगा, √2 इंटू 2 से 200 कटेगा तो 100 बचेगा, और ऊपर √3 इंटू √2 √6 आ जाएगा। तो 100√6 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A gas is compressed isothermally from PV to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process from PV until its volume is again half. Then कह रहे हैं एक बार गैस को दो बार, सेम गैस को दो बार कॉम्प्रेस किया गया, सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम तक। इनिशियल वॉल्यूम अगर V था तो फाइनल V/2। सेम इनिशियल वॉल्यूम से सेम फाइनल वॉल्यूम तक गैस को कॉम्प्रेस किया गया, सेम गैस को दो अलग अलग बार, एक बार V से V/2 किया गया आइसोथर्मली, एक बार V से V/2 किया गया एडियाबेटिकली। कह रहे हैं किसमें वर्क ज्यादा होगा, तो ये इसमें ओरल आंसर है। हमने आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़ाई है आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबेटिक, बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ बनाकर, वर्क सब कुछ PV डायग्राम बनाकर, किसी भी तरह से। ओरल क्या तरीका है, हमने कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़ी हुई है और हमें मालूम है किसी गैस को इट इज ऑलवेज इजियर टू कॉम्प्रेस ए गैस आइसोथर्मली देन एडियाबेटिकली। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये याद है, क्लास में लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है 1/P, और एडियाबेटिक प्रोसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है 1/γP। ये बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है,
बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है 1/p और एडियाबैटिक प्रोसेस में 1/γ-p। आइसोथर्मल प्रोसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर कम है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा, और कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस इजिली कॉम्प्रेस हो जाएगी, और इजिली कॉम्प्रेस हो जाएगी तो वर्क कम करना पड़ेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कम करना पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क, ये गलत है। कॉम्प्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, ये सही है। आइसोथर्मली कॉम्प्रेस करना आसान है, मतलब कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम वर्क करना पड़ेगा। एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करना मुश्किल है, ज्यादा मेहनत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, पीवी डायग्राम का ग्राफ बना के कर सकते हैं, वो भी बताया है क्लास में आपको बहुत तरीकों से, आप जैसे भी चाहो सोच के कर सकते हो, लेकिन ये ओरल करने का सबसे आसान तरीका है। सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। ये दो कंडक्टर दिए हैं, इनकी कंडक्टिविटीज K1 और K2 है, मोटाई D है, कंडक्टिविटीज K1 K2 है। इस साइड का टेम्परेचर T1 है और इस साइड का टेम्परेचर T2 है। हीट हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, मतलब हीट को ऐसे फ्लो करना है, ऐसे हीट फ्लो करेगी, और जब ऐसे हीट फ्लो करेगी तो ये दोनों जो कंडक्टर्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे। इसी में इधर का टेम्परेचर हाई होता, उधर का टेम्परेचर लो होता, तो हीट ऐसे फ्लो करती लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट हीट फ्लो करती तो हम कहते ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता दोनों। लेकिन ऐसे ऐसे हीट फ्लो कर रही है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको बताया गया है, L1 प्लस L2 अपॉन L1/K1 प्लस L2/K2। ये फार्मूला कहां कहां और लगता है, दिमाग में रहना चाहिए। यहां लगा, यही जब हमें इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना होता है वहां भी इसी तरह फॉर्मूला लगता है। हमें इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना होता है कैपेसिटर वाले चैप्टर में, जहां पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक होते हैं, वहां भी यही फॉर्मूले लगते हैं इसी पैटर्न पे। खैर यहां तो के इक्विवेलेंट निकालना है, L1 भी D है और L2 भी D है, तो ऊपर 2D आ गया, नीचे L1 की जगह D, तो D/K1 प्लस D/K2। D कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। And in an adiabatic process, temperature of system decreases when work is done by the system। अब इसमें भी देखो सिंपल स्टेटमेंट एक बोला है, निकाल तो बहुत तरीकों से सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी भी तरीके से, लेकिन स्टेटमेंट क्लास वाले याद होने चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर घटता है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम वर्क कब होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस में, और आपको ये लिखाया है क्लास में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग प्रोसेस होती है, तभी तो गुब्बारा फूट जाता है अचानक, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, तो निकलने वाली हवा ठंडी लगती है। टायर बस्ट कर जाते हैं तो निकलने वाली हवा ठंडी लगती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात लिखी है पहली वाली। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू 0 होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे, डेल्टा क्यू 0 करोगे तो डेल्टा यू आएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू। एक्सपेंशन प्रोसेस है तो वर्क पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा यू नेगेटिव आया, डेल्टा यू के नेगेटिव आने का मतलब इंटरनल एनर्जी घट रही है, और इंटरनल एनर्जी घट रही है, इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा। लेकिन इतना सब कुछ क्लास में जब बताया जा चुका है तो ये तो डेरिवेशन हो गया, स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन इज ए हीटिंग प्रोसेस, ये डेरिवेशन याद रहना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, क्यों कूलिंग हो जाती है, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क, वो तो यहां से दिख ही रहा है, क्योंकि भाई अलग से हीट आई नहीं तो वर्क होने में कहीं से तो एनर्जी आई होगी, तो इंटरनल एनर्जी की ही एनर्जी निकल के वर्क में यूज हो जाती है। सही है, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। गिटार में 2 स्प्रिंग्स हैं ए एंड बी, 2 स्ट्रिंग्स हैं ए एंड बी, मेड ऑफ सेम मटेरियल,
एंड आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। उनकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, टेंशन को जरा सा घटा दिया बी में तो बीट फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज हो गई। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इतने, देन फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल बी। तो देखो सिंपल है, बी में फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। बी की फ्रीक्वेंसी अगर 530 है और ये ए के साथ 6 बीट्स दे रहा है ना, प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6, ये 6 बीट्स दे रहा है ए के साथ, इसका मतलब ए की फ्रीक्वेंसी या तो 6 ज्यादा होगी या 6 कम होगी। ए में दो ही ऑप्शन है, या तो 536 हर्ट्ज या 524 हर्ट्ज। अब क्या कह रहे हैं, टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड। हमें मालूम है जो गिटार है वो सोनोमीटर के वायर की तरह दोनों तरफ कसा हुआ होता है, तो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का ये होता है, ये तो n प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। तो जब टेंशन को आप घटा दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी। कह रहे जब हमने बी के टेंशन को घटा दिया, यानी बी की फ्रीक्वेंसी को घटा दें, तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ गए, 7 हर्ट्ज हो गए। पहले 6 थे, अब 7 हो गए। तो तुम खुद सोचो, अगर हम 524 आंसर लेते हैं और ये 530, अब कह रहे हैं इसको घटाया गया, तो 530 से इसको घटाया, ये 529 528 हो गया, तो 524 के साथ इसका डिफरेंस और कम हो जाएगा, यानी बीट्स और कम हो जाएंगे। लेकिन जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं बीट्स बढ़ गए, ऐसे समझ लो, ये 530, ये 536 और ये 524। अब कह रहे हैं 530 वाले को घटा दिया हमने, टेंशन घटाया मतलब 530 वाला घट गया, उसको घटा दिया। घटाएंगे तो ये लाइन नीचे आ जाएगी। अब नीचे आ गई तो 524 के पास आ गई, तो 524 के साथ इसका अंतर कम हो गया, यानी बीट्स कम हो गए। जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं बीट्स बढ़कर 7 हो गए, बढ़ गए। बढ़े किसके साथ हैं, 536 के साथ। 536 के साथ बीट्स बढ़ गए हैं, यानी सही आंसर कौन सा वाला होगा, 536 हर्ट्ज। तो सही ऑप्शन होगा 536 हर्ट्ज, है ना। इफ द टेंशन ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज हाफ्ड ऑफ द इनिशियल टेंशन, टेंशन को आधा कर दिया गया स्ट्रिंग में, तो कहने रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स, स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट टी बाई म्यू। ट्रांसवर्स वेव की किसी स्ट्रिंग में जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो रूट टी बाई म्यू। यहां से v प्रोपोर्शनल टू रूट टी होगा, v1 अपॉन v2 आएगा अंडर रूट t1 अपॉन t2। कहने टेंशन को आधा कर दिया, तो v1 अपॉन v2 का रेशियो बताना। पहले टेंशन T था तो बाद में आधा कर दिया गया, कह रहे ना टेंशन इज हाफ्ड, आधा कर दिया, तो बाद में T/2 कर दिया। T कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो रूट 2/1 रेशियो आ जाएगा, यानी रूट 2 इज टू 1। ये ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा रूट 2 इज टू 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक करते रहिए आप लोग। एसर्शनिजन वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए, सही बताना। इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इफ द ट्यूनिंग फोक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक बट विद इट्स आर्म हैविंग बीन फाइल्ड। कह रहे हैं एक ट्यूनिंग फोक को रिप्लेस करके दूसरा ट्यूनिंग फोक ले आया रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। तो जब ट्यूनिंग फोक बदल दिया, और ऐसे ट्यूनिंग फोक से बदला जिसके प्रोंग्स को फाइल कर दिया गया था। आपको मालूम है प्रोंग्स के फाइलिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी सिंपली वो आपको ये बताना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। इतना झंझट जो लिखा ट्यूनिंग फोक बदला, उसके प्रोंग्स फाइल किए थे, सीधा सीधा मतलब है प्रोंग्स फाइल करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। तो पूछना है लेंथ ऑफ द एयर कॉलम शुड बी इंक्रीज्ड टू ऑब्टेन रेजोनेंस, लेंथ को बढ़ा देना चाहिए। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो रेजोनेंस ट्यूब है उसमें पानी भरा होता है, तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह वो बिहेव करता है रेजोनेंस ट्यूब। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/4l, या किसी भी फ्रीक्वेंसी में l नीचे आएगा, तो यहाँ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। अगर n को बढ़ाया जाएगा तो l घटेगा, यानी रेजोनेंस के लिए लेंथ को घटाना पड़ेगा। और इसमें कह रहे हैं लेंथ को बढ़ा दिया गया, लेंथ को बढ़ाना चाहिए, तो उस हिसाब से एक गलत हो गया। अब एसर्शन इज इनकरेक्ट,
तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जिसमें दोनों इनकरेक्ट हो, तो ए इनकरेक्ट है तो आर करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ भी लो आर। ऑन फाइलिंग द आर्म्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेज, ये करेक्ट है। तो ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। Two similar thin equiconvex lenses of glass of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1। बना लेते हैं डायग्राम। दो सिमिलर इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैं, इसकी फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है। जो इक्वलेंट फोकल लेंथ है वो f1 है और वो आप जानते हो f/2 हो जाएगी। कैसे? कह रहे हैं इनकी इक्वलेंट फोकल लेंथ f1 है। इक्वलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/f प्लस 1/f। ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आ जाएगा 1/f1 आ जाएगा 2/f। यहां से f1 की वैल्यू होगी f/2, है ना। f1 की वैल्यू होगी f/2, ये आ जाएगा। तो f1 f/2 हो गया। अब कह रहे हैं व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो ग्लास का होता है, देन द न्यू फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2। तो f1 f2 का रेशियो बताना है। तो अब कह रहे हैं दोनों लेंसेज के बीच में ग्लिसरीन भर दी गई, तो एक लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया। इनके बीच वाले स्पेस में यहां ग्लिसरीन को भर दिया गया है और कह रहे हैं ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही मान लो जो ग्लास का होता है, यानी दोनों लेंस जो ग्लास के बने हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही ग्लिसरीन का है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, इसका म्यू है और इसका भी म्यू ही है, तो फोकल लेंथ सेम जैसी हो जाएंगे, एक ही टाइप की। तो इसकी फोकल लेंथ अगर f है, इसकी f है, तो इसकी -f हो जाएगी, क्योंकि ये बाई कॉनकेव लेंस बनेगा। एयर में कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता है, सॉरी डाइवर्जिंग होता है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर +f है तो इसकी -f हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेम रेडियस, सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है, बस साइन बदल जाएगा, तो -f हो जाएगी। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, वो f2 हो गई। तो 1/f2 इक्वल टू 1/f प्लस 1/f प्लस 1/-f। ये कैंसिल हो जाएगा, f2 की वैल्यू f आ जाएगी। f1/f2 पूछा गया है, तो f1/f2, f1 था f/2 और f2 है f, रेशियो आ जाएगा 1/2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एज्यूम दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव इक्वल मासेस गिवन दैट न्यूक्लियर रेडियस इज गिवन बाय दिस। न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, पता ही है हमें। मास ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू इतने, किसी एक न्यूक्लियन का मास इतना दिया, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर है और दोनों का इतना इतना है। तो कह रहे हैं इस बेसिस में बताओ न्यूक्लियर मास कितना होगा, पूरे न्यूक्लियस का मास। तो पूरे न्यूक्लियस का मास क्या होगा, एक न्यूक्लियन का मास दिया है इतना, तो पूरे न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए इसको मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उतने ही न्यूक्लियॉन्स होंगे जितना मास नंबर होगा, तो इसको मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा ए से करेक्ट हो जाएगा 2। ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन, तो और करने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम 2 स्लिट्स इज 2:3। लाइट 2 स्लिट से अलग अलग आ रही है और उसका जो रेशियो है एम्पलीट्यूड का वो 2:3 है। तो करते जाते हैं। एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:3 है। हमें मालूम है इंटेंसिटी जो लाइट की होती है वो प्रोपोर्शनल टू a² होती है। तो I1/I2 का जो रेशियो होगा, ये क्यों निकाले ले रहे हैं पहले से, क्योंकि आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, तो इंटेंसिटी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये 4/9 हो जाएगा। इफ I0 बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी then the resultant intensity where they interfere at path difference of lambda/2। क्वेश्चन समझ लो क्या है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
ये एक स्लिट हो गई, ये दूसरे। इस स्लिट से इसका जो इससे आने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड और इससे आने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है 2/3। तो इंटेंसिटी का रेशियो हमने निकाल लिया, वो आ गया 4/9। अब जब स्क्रीन पे जाके ये वेव फॉल करती है तो जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो I0 है। तो पूछ रहे हैं उस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ जहां दोनों का पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मालूम है मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आप ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको अलग अलग स्लिट से आने वाली वेव की इंटेंसिटी पता हो, यानी I1 I2 पता हो। रेशियो 4/9 आया है तो हम I1 को मान लेते हैं 4I, अगर तो I2 बन जाएगा 9I, ऐसे मान सकते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसका फॉर्मूला होता है वो आपको दिया I0। यहां से I1 I2 सॉल्व होंगे। I0 जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये I0 होता है। √I1 में I1 दिया हुआ है 4I, तो ये √4I प्लस √9I हमने ये माना है होल स्क्वायर, ये I0। √4I ये 2√I, ये 3√I, तो ये 5√I का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये I0 आया। ये 25I इक्वल टू I0, तो I सॉल्व होकर आ जाएगा I0/25, यानी I की वैल्यू आ गई। अब I की वैल्यू आ गई तो जो इंटेंसिटी होंगी अलग अलग, I1 हमने क्या माना था बताइए, यहां से देखो I1 क्या था 4I, तो I1 आ गया 4I0/25 और I2 आ गया 9I0/25। ये I1 I2 की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब कह रहे हैं वहां इंटेंसिटी बताओ जहां पाथ डिफरेंस λ/2। पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू λ/2, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई का। अब नेट इंटेंसिटी कहीं पर भी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। I1 आया है 4I, I2 आया है 9I प्लस 2√4I इंटू 9I और डेल्टा फाई है पाई, फेज डिफरेंस पाई का है। सिंपल वैल्यू रखते चले जा रहे हैं। 9I प्लस 4I ये 13I आएगा, प्लस ये 36I स्क्वायर आएगा तो इसको 2 इंटू 6I बन जाएगा, कॉस पाई -1, तो ये 13I माइनस 12I, यानी ये I आंसर आ जाए। और I की वैल्यू क्या आई थी पीछे से देखो, I आया था I0/25, तो ये आंसर आ गया I0/25, यानी नेट इंटेंसिटी जहां पर पाथ डिफरेंस λ/2 है वहां नेट इंटेंसिटी होगी I0/25। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें कह रहे हैं एक ये पढ़ लेते हैं, जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट इज टू बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर अक्रॉस ए फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। ये जेनर डायोड लगा है, ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, तो 3 से 10 वोल्ट तक फ्लक्चुएट कर सकता है, मिनिमम 3 वोल्ट मैक्सिमम 10 वोल्ट। मिनिमम होने से तो कोई नुकसान, मैक्सिमम वाला अगर बहुत बढ़ गया तो हमारे जो घर के अप्लायंसेज हैं, जो भी हम सामान यूज करते हैं घर पे, वो सब डैमेज हो सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम वाले के हिसाब से सोचना है। तो ये 3 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बदल सकता है, ये जेनर डायोड है। जेनर डायोड की पावर आपको दी हुई है 1.6 वोल्ट और वोल्टेज दिया है 8 वोल्ट। इसके बगल में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसमें हमें आउटपुट लेना है और ये 10 ओम का है, और इसमें करंट को IL माना गया है। पूछ रहे हैं बताइए RS सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया गया है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हम सेफली अपने घर पे काम कर सके, हमारा सर्किट सेफली रन कर सके। तो सेफली रन करने की बात अगर क्वेश्चन में करी जा रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम सबसे ज्यादा अनसेफ कब होंगे, तो जब वोल्टेज 10 वोल्ट होगा।
तो अगर हम 10 वोल्ट पर भी अपने आप को सेफ बना लें तो कम करने में कोई नुकसान तो है नहीं। वोल्टेज कम होगा, जैसे बल्ब में आपने वोल्टेज कम करा दिया तो बल्ब धीमा जलेगा, लाइट कम आएगी, लेकिन डैमेज नहीं होगा। वोल्टेज बढ़ा दिया तो बल्ब डैमेज भी हो सकता है। तो हमें अगर सेफ रहना है, अपने बल्ब को, अपने अप्लायंसेस को, फ्रिज को, एसी को, कूलर को सेफ रखना है, तो वोल्टेज बढ़ ना पाए, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा उससे या तो एसी नहीं चलेगा, या चलेगा तो ठंडा नहीं करेगा, स्पीड कम होगी, जो भी हो। तो ये जो है, ये 10 वोल्ट सबसे हमारा खतरनाक वोल्टेज है, हाईएस्ट वोल्टेज। इसको कंट्रोल करना, तो हम इसके हिसाब से सेफ वाली बात करेंगे। अब इस जेनर डायोड का वोल्टेज 8 वोल्ट दिया है, पावर 1.6 दी, पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो P इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से PZ इक्वल टू VZ इंटू IZ, पावर दी है 1.6, वोल्टेज दिया है 8, तो करंट सॉल्व होगी। तो जेनर डायोड वाली ब्रांच में करंट जाएगी 0.2 एम्पियर। तो जेनर डायोड में करंट जाएगी 0.2 एम्पियर। ये 0.2 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी। तो ये वाली जो करंट है ये 0.2 एम्पियर आ गई। अच्छा, लोड रेजिस्टेंस में हमें मालूम है वोल्टेज सेम रहता है, तो अगर इधर वोल्टेज 8 वोल्ट है तो इसमें भी वोल्ट 8 वोल्ट होगा वोल्टेज। तो इसमें जो करंट जाएगी IL, करंट होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज 8 ही रहेगा, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो करंट हो जाएगी 0.8 एम्पियर। तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस लगा है इसमें 0.8 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो IL की वैल्यू आ जाएगी 0.8 एम्पियर। अब इधर से टोटल करंट IS आई, उसमें से 0.2 इधर चली गई, 0.8 इधर चली गई, तो इसका मतलब IS हो जाएगा IZ प्लस IL। IS हो जाएगा IZ प्लस IL। IZ आई थी 0.2, IL आई है 0.8, तो IS हो गई, यानी रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है इधर से वो 1 एम्पियर करंट जा रही है। सिंपल है, ये बढ़ गई 0.2 0.8 में, तो ये 1 थी। अच्छा, वोल्टेज कितना था? तो बैटरी का टोटल वोल्टेज जो हमने लगाया था वो था 10 वोल्ट। 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट तो जीनर डायोड में आ गया, तो इसका मतलब इसमें कितना बचा? 2 वोल्ट। अब सीरीज रेजिस्टेंस का वोल्टेज आपको पता है, सीरीज रेजिस्टेंस की करंट आपको पता है, और आपको निकालना क्या है इसमें? रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये होगा वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट और करंट है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। तो सही आंसर होगा इसका, रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम, यानी सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A radioactive nucleus of mass m emits a photon of frequency nu and the nucleus recoils। एक न्यूक्लियस था, वो रेस्ट में था, इसने एक फोटोन इमिट किया, ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, और ये रिक्वाइल कर गया पीछे v वेलोसिटी से। पूछना है रिक्वाइल एनर्जी बताइए। रिक्वाइल एनर्जी का मतलब हाफ mv², जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बतानी। वो बताने के लिए v पता होना चाहिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी केस में कोई न्यूक्लियस कोई फोटोन एमिट करता है, कुछ होता है, टूटता है, डिके करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, तो हमेशा हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से प्रोसीड करते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस में सबसे पहला काम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में शुरू में मोमेंटम 0 था, बाद में इस एटम का रिक्वाइल मोमेंटम -mv होगा, और फोटोन का मोमेंटम अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो हमें पता है hν/c होता है ना। फोटोन का मोमेंटम होता है hν/c, पढ़ा चुके हैं, कल ही वाली क्लास में बताया था आपको, कल वाले क्रैश कोर्स की क्लास में hν/c। यहां से v सॉल्व हो गया, v आ जाएगा hν/m इंटू c। v निकल आया तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², हाफ m, और v की वैल्यू है hν/mc। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? h² μ² m 2mc², h² μ² 2mc², यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two masses m1 equal to 10 kg and m2 equal to 20 kg are connected by an inextensible string over a frictionless pulley moving in the figure. The coefficient of friction of the horizontal surface is 0.15. यहां पर coefficient of friction 0.15 है. The minimum weight in m that should be put on the top of the m2 to stop the motion. ये m की वैल्यू निकाल ली. कहने अगर हम चाहते हैं सिस्टम ना चले तो बताओ m2 के ऊपर कितना मास रख दें कि सिस्टम ना चले. तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो है तो सारे फोर्स बैलेंस होंगे. बैलेंस कराओ. इसका वेट लगेगा m1g और टेंशन होगा t, तो टेंशन t होगा. यही टेंशन इधर आएगा, यही टेंशन इधर आएगा, और इक्विलिब्रियम में t जो है वो m1g के बराबर होगा. ये तो पक्का हो गया. अब तुम चाहते हो ये ना चले, तो इसका मतलब ना चलने के लिए इधर की तरफ जो फ्रिक्शन है वो t के बराबर हो जाए. जस्ट ना चले, मिनिमम फोर्स वैल्यू कितना रख दें, तो जब मास मिनिमम रखोगे तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम रखना लगना पड़ेगा, Fs मैक्स होना पड़ेगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन में Fx मैक्स t के बराबर होगा. ना चले तो इसके लिए Fs मैक्स को टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा. Fs मैक्स होता है μsn, ये t के बराबर होगा. μs तो आपको दिया है 0.15 और n mg के बराबर होता है, तो वो होगा m प्लस m2g, और ये t के बराबर, t है m1g, t m1g. g से g कैंसिल हो जाएगा, यहां से m1 सॉल्व हो जाएगा. यहां से आपको m सॉल्व करना है, तो 0.15 m तो निकालना है, और m2 आपको दिया हुआ है 20, m2 हो गया. m1 आपको दिया हुआ है 10, तो m आ जाएगा 10/0.15, 10/0.15 माइनस 20. ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, 200/3 माइनस 20, तो ये आएगा 200 में से 60 जाएंगे, 140, 140/3, 140/3, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना. आगे बढ़ते हैं. Block of mass 20 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 2 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.3. Coefficient of friction 0.3 है. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस लैंग्वेज समझ लो. ये मौत के कुएं जैसा वाला केस है, डेथ वेल वाला. ये सिलेंडर है, ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन कर रहा है. स्पिनिंग, इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इसके कांटेक्ट में इधर कोई ब्लॉक है ये, और कह रहे हैं ना गिरे, इसके लिए ओमेगा की वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू ओमेगा. इसका एफबीडी बनाए तो जब ये सिलेंडर घूमेगा तो ब्लॉक पे बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ब्लॉक दीवार को प्रेस करेगा, दीवार इस पे रिएक्शन फोर्स n लगाएगा. ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा mg, और जो फ्रिक्शन फोर्स है mg की वजह से नीचे खिसकना चाहेगा, तो दीवार और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर लगेगा Fs. अगर ये Fs mg को बैलेंस कर देता है तो ब्लॉक नहीं गिरेगा. हमसे मिनिमम फोर्स पूछा गया, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो Fs क्या लगेगा, मैक्स. जब एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम होगी तो नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होगा. अब अगर मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस कराना है तो Fs को मैक्सिमम लगना पड़ेगा, तो Fs मैक्स होगा. इक्विलिब्रियम में Fs मैक्स mg को बैलेंस करेगा. ये सब डिराइव करा चुके हैं क्लास में, तो आंसर याद होना चाहिए. हम तो दोबारा इसलिए बता दे रहे हैं कि आपका रिवाइज हो जाए
वरना आंसर याद होना चाहिए। एफ एस मैक्स म्यू एस एन होगा। एन की वैल्यू आपको डायग्राम से दिख रहा, फोर्स बैलेंस कराओगे एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगी, ये एम जी के बराबर। एम और एम कैंसिल हो गए, यहां से ओमेगा सॉल्व होकर आएगा अंडर रूट जी बाई म्यू एस आर। ये क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, है ना, तो आपको आंसर याद होने चाहिए, जी बाई म्यू एस आर। अब वैल्यू रख लो, तो जी आपको 10 दिया होगा, या 10 ही ले लेते हैं, 10। म्यू एस, म्यू आपको 0.3 दिया है, और रेडियस 2 मीटर दी, तो ये 5 बाई अंडर रूट 5 बाई 0.3 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, लगभग अंडर रूट 16 आएगा, तो लगभग 4 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 4 रेडियन पर सेकेंड के आसपास आंसर आएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड, तो 4.1 आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। An object of mass 500 gram initially at rest acted upon by a variable force whose x component varies with x in the manner shown। फोर्स का x के साथ ये ग्राफ दिया हुआ है, कैसे वेरी कर रहा है वो दिखाया गया है। वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट x इक्वल टू 6 मीटर एंड x इक्वल टू 10 मीटर। 6 मीटर पे और 10 मीटर पे वेलोसिटी बतानी क्या होगी। सिंपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन देगा, वर्क डन से स्पीड का एक ही रिलेशन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन एरिया से निकलेगा, तो इसका एरिया आप निकाल लोगे, ये वाला एरिया लिया जाएगा। मान लो 6 सेंटीमीटर तक कह रहे हैं, तो ये वाला एरिया होगा। एरिया निकालोगे तो पहले ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसकी लंबाई 4 है, ऊंचाई 20 है, तो एरिया होगा 20 इंटू 4। ऊपर बना है तो प्लस में ही लेंगे। बाद में लंबाई 2 है और ऊंचाई 10 है, तो 2 इंटू 10 20 आ जाएगा, टोटल वर्क 20 हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 6 सेकेंड पे जो स्पीड है उसका स्क्वायर, माइनस इनिशियली रेस्ट में था 0, ये आएगा। 80 प्लस 20 100 हो जाएगा। हाफ मास दिया है 500 ग्राम, हाफ केजी हो जाएगा वो, इंटू V6 स्क्वायर, तो V6 का स्क्वायर आ जाएगा 400, तो 6 सेकेंड के बाद स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड बाद स्पीड 20 आ जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो 20 होगा। पहला ऑप्शन 20 केवल एक ही में दिया है सेकेंड में, तो सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। चेक करते जाइए, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगला वाला पूछा गया 8-10 मीटर पे भी बताइए, तो 10 मीटर तक फिर वही करना है, टोटल वर्क निकालते जाओ, ऊपर वाला वर्क पॉजिटिव, नीचे वाला वर्क नेगेटिव, टोटल वर्क निकालते जाओ, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो। अभी एग्जाम में निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो हमारा पहला ऑप्शन मैच कर गया, हमें पता हो गया आंसर क्या होगा। घर पे निकालना है तो एरिया जैसे हमने यहां तक निकाला वैसे 10 सेकंड तक का एरिया निकाल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, एरिया जब लेना तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन सही था इसका सेकंड, मैच करते जाइए आप लोग। ए टोरॉइड हैविंग 500 टन्स, क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर का। टोरॉइड वैसे सिलेबस में लिखा नहीं है, टोरॉइड नॉट इन सिलेबस, इसका बोनस करवा देंगे आप लोगों को, नॉट इन सिलेबस। लेकिन जो कि क्वेश्चन आया है तो सॉल्व करके बता देते हैं। कह रहे टोरॉइड जो होता है इसमें 500 टन। टोरॉइड कुछ और नहीं होता, सोलेनॉइड जानते हो, सोलेनॉइड के दोनों टर्न्स को घुमाकर आपस में मिला दो, इमरती जैसा बना दो ऐसे, ये जो बन के आएगा ये एक टोरॉइड है। टोरॉइड में अगर एवरेज रेडियस का मतलब मीन रेडियस, सेंटर से यहां तक का रेडियस, इसको मीन रेडियस कहते हैं, ये आर मान ले। तो टोरॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला वही होता है जो सोलेनॉइड में होता है, म्यू नॉट इन आई, और डायरेक्शन भी अलोंग द टेंजेंट ऐसे होगी, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो करंट पे डिपेंड करती है, करंट का डायरेक्शन क्या है।
फॉर्मूला टोरॉइड वाला सोलेनॉइड वाला होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है, 2πr। अगर एवरेज रेडियस मीन रेडियस गिवन है आपको, तो मीन रेडियस से मीन लेंथ निकल आएगी 2πr। मीन रेडियस क्यों कहा गया, क्योंकि अंदर का रेडियस कम होगा, बाहर का रेडियस ज्यादा होगा, तो मीन रेडियस ले लेते हैं 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब सेल्फ इंडक्टेंस आपको मालूम है, नेट फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस होता है नेट फ्लक्स अपॉन करंट, खुद का फ्लक्स अपॉन खुद की करंट। फ्लक्स होता है बी इंटू ए, एक टर्न का, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन बी ए अपॉन आई। एन बी की जगह बी रखो, म्यू नॉट एन आई बाई 2πr, ये इंटू ए अपॉन आई। आई से आई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया इसका म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई 2πr। सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि टेस्ट में क्वेश्चन था हम बोनस करा देंगे, है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया है तो अब जितनी बातें बताई कम से कम इतनी सब लोग याद कर लें। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, डायरेक्शन जैसे रिंग में लिखते हो, सोलेनॉइड में डायरेक्शन लिखना जानते हो, अलोंग द एक्सिस होता है, इसमें भी अलोंग द एक्सिस होगा। अब ऊपर की तरफ होगा क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला ये होता है फील्ड का, सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है नेट फ्लक्स अपॉन करंट। तो चाहो तो आंसर याद कर लो, सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा बहुत कन्फर्मली लिखा नहीं है कि सिलेबस में है, और ये भी नहीं लिखा कि नहीं है। एम्पियर्स लॉ सिलेबस में है, ये एम्पियर्स लॉ का एग्जाम्पल होता है, तो कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, है ना, तो याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस मच, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो पूछ रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड बता दो। आंसर देखो एम्पियर पर मीटर में आ रहे हैं, और एम्पियर पर मीटर एच की यूनिट होती है, यानी एच पूछ रहे हैं। ई नॉट आपको 10 दिया है, ये ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 10 दिया है। ई नॉट बाई बी नॉट ये होता है सी, तो बी नॉट आ जाएगा ई नॉट बाई सी। ई नॉट 10 दिया है, सी है 3 इंटू 10⁸, ये बी नॉट आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये 3.3 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आएगा। अब h निकालना है, h होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये होगा बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ये 3.3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 4π इंटू 10⁻⁻7। ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.3 अपॉन 4π इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर पर मीटर। इससे तो मिलता जुलता कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, तो ये कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो ये 3.14 होता है पाई, तो लगभग 12 मान लें, ये लगभग 0.3 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर पर मीटर। 4π, पाई 3.14, इसको लगभग 12 मान लें, तो 12 से ये कटेगा, 0.3 आ जाएगा, लगभग 0.3 इंटू 10⁻⁻1 यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर पर मीटर, या इसको कह सकते हैं मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिली एम्पियर पर मीटर। अब 30 वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है, 36 है, वो काफ़ी दूर है, तो वैसे तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। आरएमएस निकालेंगे तो बी की आरएमएस वैल्यू, जब इस तरह के क्वेश्चन में आंसर ना मैच करे तो आरएमएस निकाल लिया करो, अपॉन √2, तो 30/√2 कर देंगे। √2 1.4 होता है, 1.4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कटेगा, ये लगभग 20 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेट किया है, तो 18.8 के आसपास ऑप्शन आ जाना चाहिए, है ना।
तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें वैसे लिखा होना चाहिए था यहाँ पर कि आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए। कोई एसी का क्वेश्चन तो है नहीं कि हमें ऐसे पता चल जाए कि आरएमएस निकालना होता है ना। तो इसलिए हमें यहाँ आरएमएस वैल्यू चाहिए इसकी, और आरएमएस वैल्यू के लिए इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो ही आंसर आएगा। अब जैसे हमें स्ट्राइक कर गया, बाई चांस ना स्ट्राइक करता तो हम कहते हैं आंसर गलत है ना। और वैसे भी गलत था ही, दिया होना चाहिए कौन सी वैल्यू निकालनी। 250 टन रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ इतनी, टन्स हैं 250, लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी है। कैरीज ए करंट ऑफ 80 माइक्रो एम्पियर, 80 माइक्रो एम्पियर की करंट है, एंड सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.8 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, 90 डिग्री से घुमा दिया गया टॉर्क के अगेंस्ट। तो पूछ रहे हैं वर्क डन बताइए। किसी कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओ तो वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है -mb cos θ2 माइनस cos θ1। m जो होगा वो NIA होगा, तो -NIAB, 90 डिग्री से घुमाया गया है तो फाइनल एंगल अगर शुरू में 0 था तो बाद में 90, तो cos 90 माइनस cos 0, cos 90 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा NIAB। n दिया है 250, I दिया हुआ है 80 माइक्रो एम्पियर, तो 80 इंटू 10⁻⁻6, एरिया 1.25 इंटू 2 करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और B दिया हुआ है आपको 0.8। ये वर्क आएगा जूल में, निकाल के देखो। तो 250 इंटू 2.5 इंटू 0.8, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 202 आ जाएगा, तो ये तो 2 आ गया, ये इंटू ये 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, 50 अट्ठे 400, 400 4 इंटू 10⁻6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने पे इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻4, ये तो कट गया, गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में। सॉल्व करेंगे इसको तो एक बार फिर से करते हैं, देखो इसको लिख लेते हैं 25 इंटू 8 200 हुआ, 200, और ये 25 इंटू 8 2 हुआ, 200 इंटू 2 400 हुआ, 400, और ये तो 4 इंटू 10⁻4 आएगा, और इंटू 10⁻−10 इतने जूल, तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻−6 जूल, यानी ये 4 माइक्रो जूल, ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुणा भाग पे ध्यान ना दो ज़्यादा, वो कर लोगे अपने आप, ठीक है ना। अब इस वक्त गुणा भाग सीखने का टाइम नहीं है, वो था जून जुलाई मई अप्रैल पिछले साल। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज Q कूलम इज दिस मच। कह रहे हैं Q चार्ज के कारण एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, पूछ रहे हैं पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r², किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो Q इंटू 10⁻24 इंटू 4πε0, ये आएगा 1/4πε0 Q/r²। पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q/r। डिवाइड कर देंगे अगर इनको तो दिक्कत क्या आएगी, R बच जाएगा, यानी फाइनल आंसर में R आ जाएगा। फील्ड दिया है, कह रहे हैं पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना है तो पोटेंशियल कितना होगा। ऑप्शन देखो इसमें R नहीं आ रहा कहीं पर, यानी डिस्टेंस कैंसिल हो जानी चाहिए। Q आ रहा है, 4πε0 आ रहा है, लेकिन R नहीं आ रहा है,
तो अगर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो r कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर लें। अब डिवाइड कर दें, अब डिवाइड करेंगे तो LHS में बचेगा Q इंटू 4πε0 इंटू 10⁻24 अपॉन V स्क्वायर। RHS में एक Q से Q कट जाएगा तो नीचे Q बचेगा, 1/4πε0 और 1/4πε0 कट जाएगा, है ना, एक कट जाएगा तो नीचे एक 1/4πε0 बच जाएगा, एक Q बच जाएगा नीचे, और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 1/4πε0 से 4πε0 कैंसिल, ये आएगा Q स्क्वायर इंटू 10⁻24, तो V आ जाएगा Q इंटू 10⁻6 वोल्ट। Q इंटू 10⁻12, 10⁻12, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ये था आपका पेपर। अब इसमें बातें कुछ समझ लीजिए। इस टाइम पर जो पेपर आपका होता है, इस टाइम पर जो आपका पेपर होता है, पेपर में जैसे हम कोई भी चीज़ बताते हैं तो उसको अगर थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया है तो बाकी कॉपी से पढ़ लीजिए। अब इस वक्त अगर हम बिल्कुल लेक्चर की तरह इसको बताएंगे कि हाँ पूरा आधा घंटा में एक सवाल एक्सप्लेन किया, तो 5-6 घंटे का वीडियो बनेगा, 4 घंटे का, ठीक है ना। तो फिर आप घर कब, तो फिर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं पेपर में। तो घर पे जाकर जो टॉपिक हमने बताया उसको पूरा दोबारा करिए, जो हमने क्वेश्चन बताया उसको सॉल्व करिए, अगर नहीं आया था कॉपी से पढ़िए डिटेल्स पूरे, उसको रिवाइज करिए। और इसके बाद भी अगर कॉपी से पढ़ने के बाद भी दिक्कत रह जाती है, अपने आप समझ नहीं आ पाता है, तो कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आइए, क्रैश कोर्स की क्लास में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में। थैंक यू।